पास्ट टेंस। आज हम आपको पास्ट टेंस के बारे में बताएंगे। पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला भाग है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भूतकाल होता है ये। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, भूतकाल में लगातार चलने वाला काल, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, भूतकाल में पूरा भूतकाल है ये, पूर्ण, परफेक्ट मीनिंग पूरा या पूर्ण भूतकाल। और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये पूरा होने के साथ साथ लगातार चल रहा भूतकाल है। तो सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी को पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहचान क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट की, क्या पहचान है? हिंदी के वाक्यों की पहले पहचान कर लें ताकि हिंदी से अंग्रेजी जो बनानी है उसके बारे में जानकारी बढ़े। हिंदी वाक्यों के अंत में या, ये, ई, आ आदि अक्षर आते हैं। इस प्रकार के अक्षर जो हैं अंत में आते हैं वाक्य के, हिंदी वाक्य के अंत के। ये तो ही हिंदी के बारे में। जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे तो हमें ये पहचान देखनी जरूरी होगी, तब हम पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य बना पाएंगे। अब अंग्रेजी के वाक्य का हल अंग्रेजी में ही होता है। जैसे कि वर्ब भरना आता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करना पड़ता है परीक्षा में, तो क्या करते हैं, एडवर्ब उसमें देखा जाएगा। कई बार एडवर्ब होते हैं, कई बार एडवर्ब नहीं भी होता है, तो भी हम टेंस को भर लेते हैं। किस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले एडवर्ब के साथ, एडवर्ब है इसका एगो। एगो का मतलब होता है पहले, किसी निश्चित समय से पहले का जो समय होता है उसको एगो कहते हैं। इन महीनों के नाम के आगे लगेगा, जैसे इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन मई, इस प्रकार से। तो ये इन भी इसी में आता है पास्ट इंडेफिनिट में। और ये आते हैं वाक्य के आखिर में। दी अदर डे, ये भी अन्य दिन यानी किसी दिन। यस्टरडे, बीता हुआ कल, ये भी जो है, ये सब क्या है कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, समय बताने वाले एडवर्ब है। दैट डे, उस दिन। लास्ट नाइट, कल की रात। लास्ट वीक, पिछला सप्ताह। लास्ट मंथ, पिछला महीना। लास्ट ईयर, पिछला वर्ष। लास्ट डे, पिछला दिन। लास्ट इवनिंग, पिछली रात, पिछली शाम, इट्स आदि। तो ये क्या है कि एडवर्ब है, समय बताने वाले। आगे चलते हैं। ये पहचान होती है वाक्य के अंत में। अगर ये सब आते हैं तो आप मान के चलिए ये पास्ट इंडेफिनिट का ही टेंस है। तो कभी कभी क्या है, दो टेंस मिलके आ जाते हैं, दो टेंसों के वाक्य मिलके आते हैं। तो एक तो होता है पास्ट कंटिन्यूस का, एक होता है पास्ट इंडेफिनिट का। तो ये तो है कि पास्ट, अगर कई बार क्या होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस भरा हुआ मिलता है आपको उसमें, तो ये देख लीजिए कि पास्ट कंटिन्यूस अगर भरा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट आपको भरने के लिए ये टेंस दिया जा रहा है, तो आप इसमें भरो। कई बार क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट भी छोड़ दिया जाता है खाली स्थान के रूप में, और पास्ट कंटिन्यूस को भी छोड़ दिया जाता है। तो अब दोनों में से ये तय करना है कि कौन सा कंटिन्यूस होगा और कौन सा इंडेफिनिट का है, तो ये पहचानना है। तो ये एडवर्ब ही तय करते हैं। जानकारी आपकी अच्छी होती है तो आप भर पाएंगे। आगे चीफ वर्ब, जो मुख्य क्रिया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाएगी इसमें। वर्ब की सेकंड फॉर्म V2, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का दूसरा रूप इसमें लिखना होगा आपको। हेल्पिंग वर्ब इसमें है पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य में। पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया नहीं होता है, सहायक क्रिया नहीं होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं होता है, इसीलिए वर्ब की फॉर्म को देखकर सहायक क्रिया तैयार करते हैं, अर्थात निर्धारित करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म को देख करके हम क्रिया निर्धारित करेंगे। वो क्रिया, सहायक क्रिया क्या होगी? डिड। इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक जब वाक्य को बनाएंगे तो उसका नियम क्या है? सहायक क्रिया जो डिड होती है, इसकी सहायक क्रिया डिड को कर्ता यानी सब्जेक्ट से पूर्व रखते हैं तथा कर्ता के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये हुआ प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं के बारे में। अब नेगेटिव देख लीजिए। नेगेटिव में नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य जब बनाएंगे तो नोट तो सीधा तो नोट आएगा नहीं वाक्य में, तो डिड लगा करने के बाद में डिड क्या है, इस टेंस की सहायक क्रिया है। डिड के बाद नोट लगाओगे तो क्या बन जाएगा? डिड नॉट। तो डिड नॉट जब लग जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, जो सेकंड फॉर्म था वाक्य में वो पॉजिटिव सेंटेंस वाला सेकंड फॉर्म जो था वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा। डिड नॉट लगता है, जब वाक्य में डिड आता है या डिड नॉट आता है तो आगे सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जैसे आप देख लीजिए, डिड नॉट को संक्षिप्त रूप से क्या बोलते हैं? डिडंट कहते हैं। डिडंट प्लस में V1 ये होता है उसकी।
अब देखिए नोट करके मैंने आगे आपको समझाया है, ध्यान से देखिएगा। नोट, वर्ब के 5 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 5। कईयों में हम आपको बताते हैं वर्ब के वैसे तो 3 रूप होते हैं, लेकिन यहाँ 5 रूप आपको हम बता रहे हैं, समझिएगा। एक तो होता है गो, जैसे मान लीजिए उदाहरण दिया मैंने आपको, गो है, गोज है, गोइंग है, वेंट है और गॉन है। ये 5 हो गए। तो पांचों की अब सहायक क्रिया मैं आपको बताता हूँ। ये गो की सहायक क्रिया क्या होती है? डू, क्योंकि गो हमेशा बहुवचन के लिए होती है और इसकी जो सहायक क्रिया होती है वो प्रेजेंट सिंपल में डू होती है। अब गोज जो है ये सिंगुलर वर्ब है प्रेजेंट सिंपल के लिए। अब सिंगुलर वर्ब के लिए सिंगुलर सहायक क्रिया क्या होती है? डज। दोनों के लिए अलग अलग सहायक क्रिया है इसमें। अब गोइंग की सहायक क्रिया जो है वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में गोइंग की सहायक क्रिया क्या होती है? इज एम आर। भूतकाल में इसकी सहायक क्रिया होती है वॉज वर, क्योंकि आईएनजी फॉर्म की सहायक क्रिया वर्तमान काल में इज एम आर या भूतकाल में वॉज वर होता है। ये बी फॉर्म्स की सहायक क्रिया मानी जाती है। अब आगे देखते हैं वेंट। अब जैसा कि अब ये पास्ट इंडेफिनिट आपको बताया जा रहा है, अभी इसमें सेकंड फॉर्म का यूज होता है, गो का यूज नहीं होगा, वेंट का यूज होगा। अब जब वेंट लगेगा तो आप ये डीड देख रहे हैं, ये जो है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो डीड है। अब इतना आपको इसमें समझने की आवश्यकता है, पूरा ही समझना है, लेकिन आप इसमें इसी टेंस को समझने के लिए आप इतना ही काफ़ी है। तो वेंट की सहायक क्रिया क्या होती है? डिड, ये ध्यान रखिए। अब ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब को देख करके हम सहायक क्रिया निर्धारित करते हैं, तो वो सहायक क्रिया कौन सी होगी? डिड। और डिड लगेगा तो आगे वेंट का फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा गो, ये भी ध्यान रखें। अगला है गोन। तो गोन की जो वर्तमान की प्रेजेंट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है गोन की, हैज, हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। और इसकी भूतकाल की सहायक क्रिया होती है पास्ट परफेक्ट में हैड, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 5 फॉर्म क्रिया के जो 5 रूप मैंने बताए हैं, पांचों रूपों को मैंने आपको सहायक क्रियाओं के साथ भी बतला दिया है कि आप अधिक समझ पाएंगे। आगे एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस, वर्षा कल हुई। वर्षा कल हुई तो आप क्या करेंगे? इट रेन्ड यस्टरडे। तो जिस वाक्य का कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो उसका हम शुरुआत कैसे करेंगे? इट या देयर के साथ। तो इट रेन्ड, वर्षा हुई। अब इसका उच्चारण इसकी हिंदी नहीं होगी, सिर्फ इतना ही, वर्षा हुई, इट रेन्ड, वर्षा हुई। कब हुई? यस्टरडे, कल। अब वर्षा नहीं हुई, इट डिड नॉट रेन, वर्षा नहीं हुई यस्टरडे, कल वर्षा नहीं हुई। क्या कल वर्षा हुई? डिड इट रेन यस्टरडे, क्या कल वर्षा हुई? ये हुआ नेगेटिव के बाद में इंट्रोगेटिव। उसके बाद में इंट्रोनेगेटिव, चौथा वाक्य इंट्रोनेगेटिव होता है। डिड इट नॉट, क्योंकि सहायक क्रिया पहले लगा तो इसका मतलब हुआ क्या, और नॉट लगा तो नहीं, क्या नहीं। तो इसको अब पूरा वाक्य के साथ, डिड इट नॉट रेन यस्टरडे, क्या कल वर्षा नहीं हुई। अब अगला वाक्य, तो एक वाक्य के कितने वाक्य बनते हैं? 4 वाक्य। तो ये तो हुआ पहला वाक्य पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव क्योंकि नॉट लगा, क्योंकि सहायक क्रिया के बाद में नॉट है, ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव हुआ। अब ये सहायक क्रिया जो है इट से पहले लगा हुआ है डिड इसमें, तो डिड के बाद हमने कौन सा फॉर्म किया? सेकंड नहीं है, फर्स्ट है, ये यहाँ सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ डिड लगा है, मैंने आपको बताया अभी, तो डिड लगा है, तो आगे कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखिएगा। तो क्या वर्षा नहीं हुई, इसमें देखिए क्या वर्षा हुई, तो इसमें क्या हुआ? क्या वर्षा नहीं हुई कल। दूसरा सेंटेंस है, राम ने 10 में से 5 अंक प्राप्त किया। कितना? 5 अंक। कितने में से? 10 में से। तो इसका अंग्रेजी क्या रहेगा? राम ने। अब ने के लिए कोई अंग्रेजी नहीं होती है, अब सीधा लिखेंगे राम प्राप्त किया, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ ने जो है हिंदी में तो ने लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में ने के लिए कोई अंग्रेजी नहीं बनती। राम ऑब्टेन्ड, राम ने प्राप्त किया। 5 कितना प्राप्त किया? 5 प्राप्त किया। आउट ऑफ 10, 10 में से। आउट ऑफ का मतलब होता है में से। कई बार जो है इसका अर्थ है कारण भी होता है, के कारण, जैसे आपके कारण, आउट ऑफ यू, आपके कारण, आए समझ में? इस तरह से उनके कारण, आउट ऑफ देम, उसके कारण, आउट ऑफ हर, लोगों के कारण, आउट ऑफ पीपल। तो इस तरह से तो कारण भी हो जाता है इसका अर्थ, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है में से, जैसे थ्रू होता है ना, वैसे ही में से। तो राम ऑब्टेन्ड 5 आउट ऑफ 10, राम ने 10 में से 5 अंक प्राप्त किया। तीसरा है, मैंने उसे स्टेशन की ओर जाते देखा। तो सीधी सी है इसमें पास्ट इंडेफिनिट के टेंस के लिए, मैंने उसे देखा, ये हुआ। क्या करते हुए देखा? स्टेशन की ओर जाते, जाते हुए नहीं, जाते देखा। तो जाते हुए के लिए अलग बात होती है, और जाते देखा ही है।
तो देखिए आई सॉ, मैंने देखा, हिम उसे, मैंने उसे देखा, गो टुवर्ड्स द स्टेशन, स्टेशन का मतलब होता है स्टेशन और टुवर्ड्स का मतलब की ओर, गो मीनिंग जाते। अगर यहाँ हम गोइंग कर देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा जाते हुए, लेकिन यहाँ क्या है गो टुवर्ड्स द स्टेशन, स्टेशन की ओर जाते मैंने उसे देखा। आई सॉ हिम गो टुवर्ड्स द स्टेशन, ये बना। अगला है चौथा है, उसके पिता ने उसे एक घड़ी पुरस्कृत किया। हिज फादर गिफ्टेड हिम ए वॉच, उसके पिता ने उसे एक घड़ी पुरस्कृत की। पांचवा है, राम के मित्र ने, अब कैसे लिखते राम के मित्र, इसको लिखेंगे कैसे, आप हर एक चीज पर ध्यान दीजिएगा। राम के मित्र ने उसे एक पेन का वादा किया। राम्स फ्रेंड, देखिए यहाँ जेनेटिव केस का यूज हुआ, राम्स फ्रेंड, राम का मित्र, यहाँ ऑफ नहीं लगा है, अपॉस्ट्रॉफी डाल करके हमने एस लगाया है। तो राम्स फ्रेंड, राम के मित्र ने प्रॉमिस्ड, वादा किया उसे, हिम ने उसे, प्रॉमिस्ड हिम ए पेन, एक पेन का वादा किया। छठा देखिए, तुम भी उसे जानते थे, तुम भी उसे जानते थे, तुम भी, इसमें क्या लगा है भी, यानी थोड़ा सा जोर दिया गया है इसमें। यू ऑल्सो न्यू हिम, तुम भी उसे जानते थे। अब ऑल्सो को कहाँ लगाते हैं, मुख्य फॉर्म से पहले और उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद और मुख्य फॉर्म से पहले। अगर कई बार सहायक क्रिया होती है तो सहायक क्रिया के बाद में हम ऑल्सो लगा लेते हैं और फिर मुख्य क्रिया से पहले उसको रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सातवां है, मैंने भी उसे, अब इसमें भी है, मैंने भी उसे नापसंद किया। कैसे लिखेंगे, इसमें भी जोर दिया गया है। आई डिसलाइक्ड, मैंने नापसंद किया, हिम उसे, आइदर भी, अब यहाँ आइदर किसके लिए, भी, यानी आपने तो किया लेकिन मैंने भी उसे नापसंद किया। आई डिसलाइक्ड हिम आइदर, मैंने भी उसे नापसंद किया, यानी पहले वाले व्यक्ति ने, उसने नापसंद किया है और फिर जवाब में मैंने भी यही बात रख दी, आई डिसलाइक्ड हिम आइदर, मैंने भी उसे पसंद नहीं किया, ये हुआ। अब यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, आई ऑल्सो डिसलाइक्ड हिम, ये भी कर सकते हैं, ऑल्सो लगेगा तो यहाँ लग जाएगा और आइदर लगाओगे तो ये वाक्य के अंत में लगेगा, ये ध्यान रखें। तो ये कौन सा है, डिसलाइक्ड कौन सा है, यही पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि सेकंड फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा। प्रत्येक में सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है और ये भी सेकंड फॉर्म है। और देखिए अब इसके बाद में आठवां सेंटेंस, मुझे किसी पर भरोसा नहीं था। अब ऐसे भी वाक्य बन जाते, कई बार आते हैं और आपको ऐसे वाक्य काफ़ी जानने को मन करता होगा, तो देखिए वाक्य कैसे बनते हैं इनका। मुझे किसी पर भरोसा नहीं था, तो ऐसे में आप क्या लिखेंगे, आई ट्रस्टेड, मुझे भरोसा था, ऑफ नोन, किसी का नहीं, तो इसमें लिखा गया है मुझे किसी पर भरोसा नहीं था। तो ऐसे हिंदी के वाक्य के लिए आप अंग्रेजी ये बनेगी और ऐसे बनाएंगे आप, आई ट्रस्टेड ऑफ नोन, मुझे किसी का भरोसा नहीं था, अर्थात मुझे किसी पर भरोसा नहीं था, ये आप कह सकते हैं। नौवां सेंटेंस है, उसने सभी के सामने सच व्यक्त किया। ही एक्सप्रेस्ड, उसने व्यक्त किया, क्या किया, द ट्रूथ, सच, उसने सच व्यक्त किया। कहाँ, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति के सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। और अंतिम वाक्य है 10वां, यह मुझे अच्छा लगा। तो कई बार ये भी ऐसे भी वाक्य आ जाते हैं, तो देखने को मिलता है कई बार ऐसे भी वाक्य, यह मुझे अच्छा लगा, इट सिम्ड, यह लगा, कैसा लगा, गुड, अच्छा लगा, किसको लगा, टू मी, मुझे अच्छा लगा। तो जैसे कि मान लीजिए यह उसको अच्छा लगा, तो इट सिम्ड गुड टू हिम, इट सिम्ड गुड टू हर, इट सिम्ड गुड टू देम। तो इस तरह से इट सिम्ड गुड टू राम, इट सिम्ड गुड टू लता। तो इस तरह से आप किसी के नाम को गुड टू के बाद में यहाँ रख सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब, ये हुआ एडजेक्टिव विशेषण, और ये है टू मी, यानी किसको वो लगा था, किसको लगा था अच्छा, ये बताना है इसमें। तो विद्यार्थियों, 5 इंडेफिनिट टेंस के बारे में ये मैंने आपको बताया है, अच्छी तरह से आप समझिएगा और आगे पास्ट कंटिन्यूस का टेंस हम शुरू करेंगे।